Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous part, we went through the derivation of electrostatic potential due to system of charges and an electric dipole. And also we solved some numericals related to this concept. So let's start of our part 3 of ongoing lecture series. So see, in the previous part, we derived this expression that is Vp means due to potential the expression of electric dipole the expression of electrostatic potential तो वो क्या आया था P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर यानी कि वो थीटा पे डिपेंड करता है Vp एंड आर पे भी डिपेंड कर रहा था दोनों पे डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ पे देखो इसके रिलेटेड कुछ केसेस आपको गिवन है। सी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एंड इक्वेटोरियल प्लेन। एक्सिस का मतलब पता है, अगर ये डाइपोल है इसी लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे तो बोलेंगे उसको दिस पॉइंट दैट पॉइंट को बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। इक्वेटोरियल मतलब कि मतलब कि अगर ये वाला आपका डाइपोल होगा तो इसको जो परपेंडिकुलर लाइन होगा इस परपेंडिकुलर लाइन पे अगर हम निकालेंगे उसको हम बोलेंगे क्या, इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल लाइन के ऊपर आपको पता है जो थीटा का वैल्यू होगा इधर 0 हो सकता है नहीं तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा के एक्सप्रेशन पे अगर हम 0 और 180 डिग्री अगर पुट करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन 0 के लिए पॉजिटिव में आएगा क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू +1 एंड कॉस 180 डिग्री के लिए नेगेटिव में आएगा। तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा वो प्लस माइनस p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, जो कॉस ऑफ थीटा था थीटा की जगह पर 0 डिग्री एक बार पुट करेंगे और एक बार 180 डिग्री पुट करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर एक्सियल लाइन। नेक्स्ट देखो एक्सियल लाइन मतलब कि ये वाला आपका हो गया डाइपोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है। इस वाले डाइपोल के ऊपर एक पॉइंट हमने कंसिडर किया P, सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड कंसिडरिंग पॉइंट के बीच का जो एंगल है सॉरी जो डिस्टेंस है वो कितना है यहाँ पे R है और इन दोनों के बीच का एंगल आइदर 0 डिग्री है नहीं तो 180 डिग्री होगा। सिमिलरली नेक्स्ट देखो पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे अभी हमने बताया कि पॉजिटिव साइन 0 डिग्री के लिए आएगा और नेगेटिव साइन 180 डिग्री के लिए आएगा। सिमिलरली इक्वेटोरियल के लिए क्या होगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा इक्वेटोरियल के लिए क्योंकि अगर ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है यहाँ पे जो पॉइंट है दिस पॉइंट जो लाइन पे है ये लाइन आपका क्या है, परपेंडिकुलर है टू द डाइपोल। तो यहाँ पे कॉस थीटा के जगह पर कॉस 90 जब पुट करोगे कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा। तो इन सम हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू इक्वेटोरियल में क्या आ जाएगा, 0 आएगा। Thus, electrostatic potential on any point in the equatorial plane of dipole is 0। तो डिफरेंस यहाँ पे देखो, difference between electric potential due to an electric dipole and due to a single charge है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड सिंगल चार्ज के वजह से क्या क्या डिफरेंस आएगा। द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन आर बट ऑल्सो द एंगल बिटवीन द पोजिशन वेक्टर आर एंड डाइपोल मोमेंट स्मॉल p। जैसे कि हमने पार्ट 2 में देखा था v का जो एक्सप्रेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से आ रहा था वो क्या था, p cos थीटा p cos थीटा डिवाइडेड बाई और यहाँ पे k आ रहा था और नीचे r स्क्वायर आ रहा था। यानी कि जो v इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल वो थीटा पे भी डिपेंड कर रहा था, r पे भी डिपेंड कर रहा था। ये किसके वजह से आया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के वजह से। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल फॉल्स ऑफ एट लार्जर डिस्टेंस एज 1/r स्क्वायर नॉट एज 1/r। लेकिन जो हमने देखा था कि सिंगल और पॉइंट चार्ज के वजह से जो एक्सप्रेशन था दैट इज के क्यू बाई आर, नीचे आर था 1/r। ओके, सो विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज का एक्सप्रेशन ये आएगा, लेकिन याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वजह से नीचे वाले आर के जगह पर आर स्क्वायर आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ
एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड योर कंसिडरिंग पॉइंट, इसको याद रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। An electric dipole consists of two charges of equal magnitude and opposite signs separated by a distance आपको given है 2a. So the dipole is along the x-axis में है dipole and is centered at the origin पे है। तो देखो फिगर ये वाला कुछ इस तरह के फिगर आपको गिवन है, फिगर ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे डाइपोल है -q + q और एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस दिस डाइपोल इज प्रेजेंट एंड इसके बीच का जो ये वाला दिस लाइन इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सो दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है 2a। सो ये वाला बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा a हो जाएगा। तो यहाँ में हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हमें करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v का वैल्यू एट पॉइंट P पे निकालना है एंड कैलकुलेट B एट अ पॉइंट फार फ्रॉम द डाइपोल। अच्छा, और एक पॉइंट हम कंसिडर करेंगे जो डाइपोल से बहुत दूर है एंड उसी पॉइंट पे भी हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके देखो, अगर हम P पे निकालेंगे, P इस वाले पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे तो हमें पता है कि जो V का वैल्यू होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है, वो होता है K Q/R फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज। बट यहाँ पे देखो डाइपोल में कितने चार्जेस प्रेजेंट है, 2 चार्जेस प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे Q1 आएगा और फिर एक बार Q2 भी आएगा, दोनों चार्ज प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे। तो देखो जब हम यहाँ पे देखो ये वाला आपका डिस्टेंस हो गया कितना, x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल से लेकर इस कंसिडरिंग पॉइंट P का डिस्टेंस हो गया x। तो बताओ Q से P का पॉइंट ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस है। सिमिलरली -Q से P का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस है। यानी कि जब हम -Q के वजह से एट पॉइंट P इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो वो लेट सपोज V1, इसका क्या आंसर आएगा, -KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, x + a। ओके, सिमिलरली V2 that is due to plus Q charge, it will be KQ divided by x minus a। okay, so the total V net at point P will be equals to V1 प्लस V2, दोनों को ऐड कर देंगे तो V नेट हमें मिल जाएगा एट पॉइंट P पे। तो देखो तो यहाँ पे वही हुआ है, V इक्वल्स टू आपका आ गया सम ऑफ के आई, सम ओवर आई के आई बाई आर आई, यहाँ पे आर आई है। इसका मतलब आई का वैल्यू गोज फ्रॉम 1 to 2 वैल्यू है। यहाँ पे V1 का वैल्यू आ गया, यहाँ पे आपका आ गया V2 का वैल्यू। ये वाला आपका x माइनस है, दिस इज फॉर पॉजिटिव पार्ट, और ये वाला आपका आ गया -Q चार्ज के वजह से। इसको हम सॉल्व करेंगे, नीचे आ जाएगा x² - a², ऊपर आ जाएगा 2KQ इंटू a। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट बिट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकेंड बिट में क्या पूछ रहा था कि कैलकुलेट V एट अ पॉइंट फार फ्रॉम द डाइपोल। अगर देखो, अगर हम पॉइंट एक कंसिडर करेंगे फार फ्रॉम द डाइपोल, यानी कि जो डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है 2a, उससे क्या हो जाएगा, जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो बहुत लार्ज होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं a इज़ वेरी वेरी लेस देन x। अगर a का वैल्यू बहुत छोटा होगा x यानी कि जो डाइपोल का सेंटर एंड द कंसिडरिंग पॉइंट, यहाँ पे बोल रहा है कि कंसिडरिंग पॉइंट जो है वो बहुत दूर है। तो a को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू x। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, यहाँ पे a² है
तो ए स्क्वायर भी वेरी वेरी क्या हो जाएगा, लेस देन एक्स स्क्वायर, यानी कि हम लोग ए स्क्वायर को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखो हम लोग वही करेंगे इन द above एक्सप्रेशन, इन दिस एक्सप्रेशन यहाँ पे हम ए स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। ओके, जब नेग्लेक्ट करेंगे तो v का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2k क्यू इंटू एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो k है दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका आ जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके देखो, सो एनी सरफेस विच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यहाँ पे इसका जो नेम है इसमें यहाँ से ही आपको पता चल रहा है कि इक्यू पोटेंशियल, इक्यू मीन्स इक्वल पोटेंशियल, यानी कि सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा एट एवरी पॉइंट पे होगा ऑन इट। जो भी हम सरफेस कंसिडर करेंगे उस सरफेस के हर पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा कि सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रहेगा एवरी पॉइंट पे, तभी हम बोलेंगे उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर अ सिंगल चार्ज क्यू द पोटेंशियल का वैल्यू b इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। दिस इंडिकेट्स v इज अ कांस्टेंट। इफ r कांस्टेंट होगा एग्जैक्टली देखो v का प्रोपोर्शनलिटी r के साथ कैसा है, इनवर्सली है। अगर इसको भी कांस्टेंट, इसको अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो v ऑटोमेटिकली कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि ये r पे डिपेंड कर रहा है। r का नेचर जिस टाइप का होगा v का नेचर भी उसी टाइप का आ जाएगा। ठीक है, so thus the equipotential surface for single point charge are spherical surfaces centered at the charge. The equipotential surfaces can be drawn to any region in which there is electric field. If all the points are same potential in the electric field are joined, then an equipotential surface is obtained. Okay, तो basically जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप होगा वो ड्यू टू अ लाइन चार्ज के वजह से आएगा और पॉइंट चार्ज के वजह से आएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि जो पॉइंट चार्ज के वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा वो किस टाइप का होगा, उसका जो शेप किस टाइप का होगा, स्फेरिकल। एंड लाइन चार्ज के वजह से जो आएगा उसका शेप किस टाइप का होगा, सिलेंड्रिकल। पॉइंट चार्ज के वजह से किस टाइप का शेप होगा, स्फेरिकल। ओके, नेक्स्ट देखो, different properties of equipotential surface are given as below. Equipotential surfaces do not intersect each other as it gives two direction of electric field at intersecting point which is not possible. देखो अगर इक्विपोटेंशियल ये वाला सरफेस में यहाँ पे हर पॉइंट में जो भी आप एक पॉइंट कंसिडर करोगे वहाँ पे आपका सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। अगर दूसरे वाले इक्विपोटेंशियल इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस इसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ, किसका आ जाएगा, टू डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे कि हमने इस वाले पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लेट दिस पॉइंट इज एम, तो यानी कि इसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस वाले पॉइंट पे एट पॉइंट ए देयर इज टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है विच इज़ इम्पॉसिबल। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जिस जिस तरह से प्रॉपर्टी देखे थे उसी वाले प्रॉपर्टी के हैं। नेक्स्ट देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजली स्पेस्ड इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइडली स्पेस्ड इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर सेंटर में आपका चार्ज है तो इस वाले में, इस वाले जो एरिया होगा दैट इज क्लोज टू द कहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस वाले रीजन में आपका क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका क्लोजली स्पेस्ड होंगे, यानी कि बहुत पास पास इस तरह से। लेकिन जैसे ही आप इस चार्ज से दूर जाओगे वो क्या हो जाएगा, जो रीजन है उनके बीच का, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो रीजन है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के पास इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो नेचर होगा वो क्लोजली स्पेस्ड होंगे और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जो रीजन होगा वो वाइडली स्पेस्ड होंगे। नेक्स्ट देखो, फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन
Equipotential surface through a point is normal to the electric field at that point and directed from one equipotential surface at higher potential to the other equipotential surface at lower potential. यानी कि जो डायरेक्शन होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर एक के पास हायर पोटेंशियल है और दूसरे के पास लोअर पोटेंशियल है, इसका डायरेक्शन किससे किस तरफ होगा? हायर से लोअर की तरफ होगा। ओके, आपके पास पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जिस टाइप के चार्ज का कन्फिगुरेशन हो, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है एक पॉइंट के अगर हम एक पॉइंट्स में निकालेंगे, एक सरफेस कंसिडर करेंगे, इस सरफेस के एक पॉइंट से अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालेंगे, वो क्या होगा कि वो नॉर्मल होगा इलेक्ट्रिक, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हम लोग इस क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ओके, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर हम किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव करवाते हैं किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक, वर्क डन क्या आएगा आपका? 0 आ जाएगा। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लेट अलोंग एक्स एक्सिस द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस को क्या रहेगा? नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। दैट मीन्स एक्स एक्सिस को कौन सा वाला प्लेन नॉर्मल होगा? वाई जेड प्लेन हो जाएगा, यानी कि प्लेन्स पैरेलल जो होंगे वाई जेड प्लेन को, प्लेन्स पैरेलल हो। अगर एक्स एक्सिस में आपका होगा हो रहा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लोग बोल सकते हो ये वाला आपका आ जाएगा क्या, दिस प्लेन इज योर वाई जेड प्लेन। इस वाई जेड प्लेन को जो भी पैरेलल सरफेसेस होंगे वही आपका, जो भी प्लेन्स पैरेलल होंगे वही आपका आगे आ जाएगा कि आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। जनरली जो कि होता है कि नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस है। नेक्स्ट देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस इन डिफरेंट केसेस। फर्स्ट केस किसके वजह से है? द इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज और अ स्पेरिकली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर्स। ओके, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो सर्कल की तरह यहाँ पे है वो क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। और यहाँ पे देखो प्लस चार्ज आपका किस पे? सेंटर पे है, यानी कि इसके पास वाले जो रीजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो क्लोज्ड स्पेस्ड है। लेकिन जैसे ही हम दूर दूर जाएंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया है। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ पॉइंट चार्ज के वजह से इस टाइप का आएगा जो कि कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे एंड इसका जो रेडियस होगा वो गिवन है R1 R2 R3 R4 लाइक दिस रेडियस। तो पॉइंट चार्ज के वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो वो किस टाइप के होंगे? कंसेंट्रिक स्फीयर्स के जैसा होगा। ठीक है, केस 2 देखो द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म ये जो लाइंस है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहे हैं और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस वाले में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो इस टाइप का कुछ होगा, है ना। इस लाइन को जो ये लाइन को ये वाला ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया एंड दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि वो लाइन को क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड यू कैन से नॉर्मल टू द प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस। केस 3 आप देखो द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ड्यू टू टू आइडेंटिकल, अगर टू लाइक चार्जेस हो गए तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायरेक्शन आएगा वो इस टाइप का होगा। देखो ये जो पास वाले रीजन्स में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजली स्पेस्ड है, जैसे जैसे आप दूर जाओगे उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ये देखो केस 4 जो आएगा वो किसके वजह से आएगा?
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से, डाइपोल में पता है आपको एक प्लस और एक माइनस का चार्ज हो गया, बट इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। इसके वजह से जो आएगा वो इस तरह से आएगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, ये आप देख सकते हो कि जो डॉटेड लाइन्स है दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन ये जो सॉलिड वाला लाइन गिवन है ना, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि हमने चैप्टर 1 में देखा था। तो ये वाले जो यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह गिवन है, वो आपका क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज होगा परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। एज अ रिजल्ट, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट में, अगर हम यहाँ पे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हम एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट को हम चार्ज अगर मूव करवाएंगे तो जो वर्क डन है वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो होगा। बट ये वाला सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको याद रखना। नेक्स्ट एग्जांपल, two charges 2 microcoulomb minus 2 microcoulomb are placed at point A and B 5 centimeter apart depict an equipotential surface of the system। यहाँ पे देखो, equipotential surface means the surface where potential remains same at each point। okay, so here this is the system of two equal charges, A point में 2 microcoulomb, B में minus 2 microcoulomb, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर, एंड सी इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ पे द पोटेंशियल सी यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी अगर हम निकालेंगे तो देखो, जो माइन ए पॉइंट में आपका क्या कौन सा चार्ज था, 2 माइक्रोकूलम। ए में 2 माइक्रोकूलम चार्ज के वजह से एट पॉइंट सी जो वी का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, के, यहाँ पे ऐसे करके 2 माइक्रोकूलम चार्ज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। अच्छा, लेट सपोज यहाँ पे आपका कंसिडर किया गया है इसका जो डिस्टेंस है, ए से लेके सी का जो डिस्टेंस आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पर ए सी। सिमिलरली V2 के यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम आ जाएगा और डिस्टेंस जो आएगा BC आएगा। ओके, सो V1 एंड V2 का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे V1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 × 10⁻⁻6 कूलम। डिस्टेंस यानी कि 5 सेंटीमीटर था, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 2.5। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻⁻2 ईच के लिए आ जाएगा। सो यहाँ पे नीचे आ गया आपका कितना, 2.5 × 10⁻²। लेकिन हमें पता है कि इसका जो वैल्यू आप देखो, जितना पॉजिटिव में वैल्यू है उतना ही आपका नेगेटिव में वैल्यू है। इसका मतलब जो v का वैल्यू एट द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल वो कितना आया, 0 आया। दस पोटेंशियल इज 0 एट ईच पॉइंट ऑन द लाइन विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए क्या आएगा, सो a plane passing through the midpoint of C of AB is an equipotential surface। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे कि हमने बताया था कि अगर डाइपोल को जो परपेंडिकुलर है, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ पे भी आपका क्या आता है, 0 आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप लोग बोल सकते हो कि अ प्लेन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ सी, इस सी पॉइंट को देकर जो भी प्लेन यहाँ पे पास करेगा वो क्या बनाएगा आपका, उस वो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका बनाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि हमने देखा इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि ऐसा सरफेस जिसका हर पॉइंट में, ईच पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू आपका सेम होगा। ओके, वो पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो सी पॉइंट के थ्रू जो प्लेन्स आपका पास करेगा वहां पे आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस पाया जाएगा। इसको याद रखना।
नेक्स्ट देखो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, मूव्स अ डिस्टेंस डी एस फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक डॉटेड लाइन से दूसरे डॉटेड लाइन को जो डिस्टेंस है वो डी एस, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक जो चार्ज है क्यू नॉट, दिस इज द टेस्ट चार्ज, वो क्या किया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस को मूव किया। ओके, सो ये जो डिस्टेंस वो आपका कितना हो गया, डी एस। सो नेक्स्ट देखो, द डिस्प्लेसमेंट ds मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिस वन, और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वो इस तरफ है। सो दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा गिवन है। सो वी नो द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यूरिंग द मूवमेंट इज क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट इन टर्म्स ऑफ अगर हम निकालेंगे कि किसके टर्म्स में, v के टर्म्स में, तो वह क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट डी वी, माइनस क्यू नॉट आ गया डी वी। तो देखो, तो यहाँ पे देखो जो W का एक्सप्रेशन था, यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो DW का एक्सप्रेशन था वो कितना आया, माइनस क्यू नॉट डी एस। माइनस क्यू नॉट डी एस, ये वाला एक्सप्रेशन कैसे है, देखो हमें पता है कि अगर एक चार्ज, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, वो एक सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस को मूव कर रहा है, यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो स्मॉल वर्क डन आएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इंस्टेड ऑफ फोर्स, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड चार्ज है, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू ई इंस्टेड ऑफ फोर्स डी एस। नेक्स्ट देखो, जब क्या होगा कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस को एक चार्ज मूव करेगा, टेस्ट चार्ज, तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल में चेंज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में वो एक्सपीरियंस करेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो डी यू में चेंजेस एक्सप्रेस कर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि डी यू, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, यू इज इक्वल टू क्यू इंटू बी। सो स्मॉल, यहाँ पे डी यू को हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू इंटू डी बी, राइट। और हमें ये भी पता है कि जो वर्क एनर्जी आपको प्रिंसिपल होता है वो क्या बोलता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि जो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि डी डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी यू। डी डब्ल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डी यू। सो यहाँ पे डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये वाला डी यू का वैल्यू डाल देना, माइनस क्यू इंटू डी वी, माइनस क्यू इंटू डी वी। क्योंकि हमारे पास ये वाला था कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज था, इसी वजह से जो डी डब्ल्यू का एक्सप्रेशन आया माइनस क्यू नॉट डी वी, माइनस क्यू नॉट डी वी। ओके, ये पूरे स्टेप्स को याद रखना, माइनस क्यू नॉट डी वी। उसके बाद देखो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखो, वी सी दैट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड मे ऑल्सो बी रिटन एज द स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क डन, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कितना होगा कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के जगह पर आपका आ जाएगा क्या, क्यू नॉट इंटू ई। क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस। अगर हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा, क्यू नॉट ई डी एस, एंड ई एंड डी एस, ई डी एस के बीच का जो एंगल है उसका थीटा, कॉस थीटा, यानी कि इसको रीअरेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू नॉट ई कॉस थीटा डी एस। ओके, तो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे
स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस मच। नेक्स्ट देखो, इक्वेटिंग दिस टू एक्सप्रेशन फॉर वर्क। अभी हमने दो एक्सप्रेशन निकाला, पहले तो चार्ज के वजह से वर्क डन का वैल्यू यहाँ इतना आया, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये वाला वैल्यू आया। दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो क्यू नॉट कैंसिल, सो यहाँ से ई कॉस थीटा आपका आ जाएगा माइनस डी बी बाई डी एस। सो सिंस ई कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ई इन द डायरेक्शन ऑफ डी एस, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल वी बाई डेल एस, यानी कि ये जो डेल है ना, दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। डी स्टैंड्स फॉर कंप्लीट डिफरेंशिएशन, बट डेल्टा वी यानी कि पार्शियल। पार्शियल कब आएगा? अगर हम किसी मतलब कि पर्टिकुलर पार्ट के लिए पार्शियली अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तब ये वाला पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। देखो, क्योंकि ई कॉस थीटा आपका ई का ही एक कंपोनेंट है। देखो, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, दिस इज द थीटा। तो ये जो है दिस दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ई कॉस थीटा। तो सिर्फ और सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस आपको दे रहा है, तो एक्स एक्सिस तीनों एक्सिस के लिए तो नहीं दे रहा है। सो यहाँ पे इसी वजह से आपका आ गया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ओके, as it is a component of electric field in the direction of ds, क्योंकि ds का डायरेक्शन जिस तरफ था, आपका e cos थीटा का डायरेक्शन भी सेम तरफ आ रहा था, एंड ये वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, एंड दिस एंगल इज योर थीटा, और e sin थीटा का डायरेक्शन दिस वन। ओके, नेक्स्ट देखो, where ex, ey, ez are the xyz component of e at any point। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तीनों कंपोनेंट होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तीनों ही एक्सिस में प्रेजेंट हो गए। तो हमने अभी देखा ई कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस था, तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तीनों एक्सिस के लिए, तो वो क्या आएगा? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ई एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? अभी हमने देखा कि ई का वैल्यू आया माइनस डेल वी बाई डेल एस। ओके, अगर हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल एक्स आ जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। सिमिलरली अगर हम वाई के लिए लिखेंगे तो माइनस डेल वी बाई डेल वाई का मतलब वाई में जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्सिस में। ई जेड के लिए क्या आ जाएगा? माइनस डेल वी बाई डेल जेड आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, ये वाला ई एक्स ई वाई ई जेड, तो इस तीनों का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाले इक्वेशन पे। देन वी विल गेट, तीनों में माइनस कॉमन है, टेकिंग आउटसाइड द ब्रैकेट डेल वी बाई डेल एक्स आई क्या प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे क्या प्लस डेल वी बाई डेल जेड के क्या। फॉर द सिंपल सिचुएशन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर तीनों ही एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सो इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग हम क्या सिर्फ लिख सकते हैं ये वाला थिंग, ई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एस, डेल्टा वी बाई डेल्टा एस। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा किसके तरफ होगा? जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखो, डेल्टा वी इज, सिंस डेल्टा वी इज नेगेटिव, इसको हम डेल्टा वी को ऐसे लिख सकते हैं माइनस डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, यानी कि डेल्टा वी का वैल्यू जो भी हो, इसको मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। पर यहाँ पे एक आपका क्या होना चाहिए? नेगेटिव साइन प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वी का वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है। सो वी कैन राइट, इसको हम रीराइट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डेल्टा वी यू कैन ऑल्सो राइट दिस मच। ओके, तो इस वाले फॉर्मूला पे आप डेल्टा वी के जगह पर माइनस ऑफ डेल्टा वी मॉड लिखोगे, तो माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा एंड मॉड ऑफ डेल्टा वी आ जाएगा। सो यू कैन ऑल्सो रीराइट द इक्वेशन एज इट इज।
ओके, इस टाइप के भी आप लिख सकते हो जब मॉड का केस आएगा। नेक्स्ट देखो, फर्दर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ potential per unit displacement normal to the equipotential surface at the point. So this is called, एक्चुअली इस वाले एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। जो dv बाई ds, इस पूरे टोटल एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी हमने देखा कि ई का मॉड क्या आ गया, माइनस dv का मॉड बाई ds। सो इसका मतलब dv बाई ds इज पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड नेगेटिव एज इट इज। तो ई का मॉड आप का आंसर जो आएगा वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, negative of potential gradient. We thus arrive at two important conclusions concerning the relation between electric field and potential, which are as given below. Electric field is in the direction in which the potential decreases steepest. इसको याद रखना हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन हमें क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज हो रहा होगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, change in the magnitude of potential per unit displacement normal to the equipotential surface at that point। ये दो important conclusions हमें इस पूरे derivation से पता चल रहा है, इसको याद रखना। this is the very important derivation or you can say the relationship between electric field and potential, electric potential। okay, next example देखो, a small particle carrying a negative charge of this much amount 1.6 into 10 to the power minus 19, यानी कि q का वैल्यू नेगेटिव में गिवन है, this amount is suspended in equilibrium between the horizontal metal plates 5 centimeter apart। ओके, दो मेटल प्लेट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच में उसको सस्पेंड किया गया है। हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है 3000 वोल्ट, ठीक है। अक्रॉस देम फाइंड द मास ऑफ द पार्टिकल, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, किसका, वो पार्टिकल का। देखो जो जो गिवन है पहले तो आप वो लिखो, गिवन आपको q का वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो बाय मल्टीप्लाइंग -2 10 टू द पावर -2 मीटर, dv यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है। नेक्स्ट हमें पता है कि अगर आप हमारे पास डी आर और यू कैन से अगर डी एस है, डी वी है, देन वी कैन नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने अभी देखा। सो ई का जो फॉर्मूला होगा माइनस डी बी बाई डी एस होगा, यहाँ पे डी एस आपको कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर और यू कैन से डी आर आपको कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे dv का वैल्यू, यहाँ पे dr का वैल्यू पुट करो, तो जो ये एक्सप्रेशन आएगा वोल्ट पर मीटर पे आ जाएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है एंड जो डिस्टेंस का यूनिट मीटर में होगा, तो यहाँ पे यूनिट जरूर मेंशन करना, वोल्ट पर मीटर आ गया। तो नेक्स्ट हमें पूछ रहा है कि मास कितना होगा। देखो, आज द चार्ज पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो देखो नीचे आपका क्या लग रहा होगा, वेट, इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, इसको mg को जो बैलेंस कर रहा होगा वो कौन, F इक्वल्स टू mg आपको पता है, तो इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, Q इंटू ई, इंस्टेड ऑफ फोर्स आप लोग लिख सकते हो Q इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस प्रेजेंट है वहाँ पे, तो mg बराबर आ जाएगा किस में, Q इंटू ई। इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, आपका Q इंटू ई। तो यहाँ से हम लोग m का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको बराबर रखेंगे, क्यू ई बाई जी आ जाएगा। q का वैल्यू विथ साइन पुट करना, e का वैल्यू भी साइन पुट करना एंड g का वैल्यू 9.8, इसको निकालोगे तो kg में आंसर आएगा, क्योंकि
सारे के सारे जो यूनिट है वो एसआई में है। नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए निकालना है। जो अभी हमने बताया कि ई अगर तीनों ही एक्सिस में अगर प्रेजेंट होंगे तो माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर होगा और ब्रैकेट के अंदर आप तीनों एक्सिस के लिए लिखोगे डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स आई कैप। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा वाई जे कैप। J cap is the unit vector along y-axis. Delta B by delta Z K cap. K cap is the unit vector along z-axis. So यहाँ पे देखो डेल्टा V by डेल्टा x यानी कि ये जो V का एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इस V का एक्सप्रेशन को हम पार्शियली x के साथ x डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y के, फिर z के साथ। यहाँ पे देखो v का एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, सो डेल्टा b बाई डेल x। इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ x को डिफरेंशिएट करना, बाकी को डिफरेंशिएट मत करना। बाकी के लिए देखो यहाँ पे x है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2x जो कि आ जाएगा 2। ये दो इसके लिए अभी 0 होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली डेल्टा बी बाई डेल्टा वाई निकालेंगे तो डेल्टा बी बाई डेल वाई, यहाँ पे सिर्फ y वाला पार्ट आएगा यानी कि 3y। इसका जो आंसर आएगा 3 आएगा। x एंड z इसके लिए अभी 0 होगा। डेल्टा v बाई डेल्टा z यानी कि माइनस जेड, डेल बाई डेल जेड ऑफ माइनस जेड यानी कि इसका जो आंसर होगा -1 हो जाएगा, क्योंकि डेल जेड बाई डेल जेड वो कैंसिल होके आपको 1 देगा और नेगेटिव साइन ऑल्सो प्रेजेंट हियर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो -1। तो फाइनली ये सारे वैल्यूज को यहाँ पे 2 डालो, यहाँ पे 3 डालो, यहाँ पे -1 डालो, तो क्या हो गया, यहाँ पे 2i प्लस 3j माइनस ऑफ के कैप। अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2i माइनस 3j प्लस के कैप आ जाएगा आंसर, है ना। ये वाला इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी गिवन है 10 न्यूटन पर कूलम। हमें वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट करना है, वी बी माइनस वी सी भी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे तीनों पॉइंट गिवन है ए बी सी एंड इस ट्रायंगल का साइड का जो डिस्टेंस है दिस इज 2 मीटर ईच। देखो, since electric field is directed from higher electric potential to lower electric potential, thus यहाँ पे देखो VB must be greater than होगा VA से। क्यों? Why VB is greater than VA? क्योंकि VA minus VB will be negative। अच्छा, ऐसे क्यों होगा? देखो, अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे DAB वो क्या होगा, 2 cos 60 डिग्री दैट इज 1 मीटर आ जाएगा आंसर। ओके, देखो ये वाला कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है यानी कि एक्स अलोंग एक्स हम लोग बोल सकते हैं। ए बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है। दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये तीनों साइड बराबर है यानी कि इसका जो हर एक एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो देखो, हाँ, अभी हमने बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी ए माइनस बी भी पूछ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस वो किस पे डिपेंड करेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ, अगर हम डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो उसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा डिस्प्लेसमेंट का। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो रहा है, ए बी हो रहा है। सो ए बी का अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे वो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। बट यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री है। तो थीटा का वैल्यू कॉस 60 का वैल्यू पुट करोगे तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है। सो जब हम बी ए माइनस बी बी निकालेंगे, डिफरेंस निकालोगे
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई डॉट डी एस विथ अ नेगेटिव साइन। अभी हमने देखा था कि डीवी का जो वैल्यू होगा माइनस ई डॉट डी एस, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस ई जो हमने अभी निकाला डी ए बी का वैल्यू, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी। यहाँ पे ई का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है कितना, 10 गिवन था और डी ए बी का 1 आ गया। सो इसका जो आंसर है -10 वोल्ट, यानी कि नेगेटिव में आंसर आ रहा है। इसका मतलब अगर वी ए माइनस वी बी नेगेटिव हो रहा है सो वी बी मस्ट बी ग्रेटर देन वी ए। ओके, इसको याद रखना। सिमिलरली आप अगर हम वी माइनस वी सी निकालोगे सेम प्रोसीजर पे, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप डी बी सी का वैल्यू निकालोगे वो 2 मीटर आ जाएगा एंड वी बी माइनस वी सी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आप बी सी निकालोगे तो वो 20 वोल्ट आ जाएगा। क्योंकि देखो बी सी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम ही, ये जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग इसका जो बीसी का डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम ही तरफ है। तो यहाँ पे जो आप लोग निकालोगे ना ऐसे करके डी बी सी, ये क्या आएगा, ये वाला क्या आ जाएगा, दोनों के बीच 2 cos ऑफ 0 डिग्री आएगा एंड यू नो cos ऑफ 0 इज 1। सो इसका जो आंसर आएगा सिर्फ 2 मीटर आ जाएगा डी बी सी। तो यहाँ पे 2 मीटर पुट करोगे तो 20 वोल्ट आ जाएगा पॉजिटिव। सो वी बी माइनस वी सी आपका कितना आ गया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब वी बी मस्ट बी ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा। ओके, इसको अच्छे से याद रखना। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट पार्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा और 2 पॉइंट चार्जेस के वजह से, देन 3 पॉइंट चार्जेस के वजह से एंड फाइनली इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे एंड फर्दर हाँ इसको यहाँ तक करेंगे। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।